नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। 20 प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला का आज आप 7वां प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग प्रश्नों के साथ-साथ उसकी विस्तृत व्याख्या भी देखेंगे और उससे संबंधित जो और भी तथ्य हो सकते हैं, उनका भी अध्ययन करेंगे, जैसा कि पूर्व के सभी प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने किया भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफ़ोन योजना की शुरुआत की गई? तो वो फ्री स्मार्टफ़ोन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई, यानी यहाँ पे विकल्प ए सही होगा। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अन्य गतिविधियों पर भी नज़र डालें तो अभी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ और उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव से संबंधित हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते थे वो पूर्व के प्रैक्टिस सेट में देख लिया है। यहाँ एक अतिरिक्त तथ्य हम समाहित करना चाहते हैं। अगर ये पूछा जाए कि बड़े विधानसभा क्षेत्रों में कितने रुपए तक के खर्च की अनुमति दी गई है, तो आप बताएंगे कि 40 लाख रुपए तक की अनुमति है और ये 28 से बढ़ाकर 40 लाख किया गया। वही छोटे विधानसभा क्षेत्रों में 20 से लाख से बढ़ाकर 28 लाख किया गया। ठीक है, यानी कि बड़े विधानसभा क्षेत्रों में 28 लाख से 40 लाख और छोटे विधानसभा क्षेत्रों में 20 लाख से बढ़ा के 28 लाख किया गया। यदि आपसे लोकसभा के क्षेत्र में पूछे कि कितने रुपए की खर्च की अनुमति है चुनाव आयोग द्वारा, तो आप ये बताएंगे कि जो बड़े लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पे 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया है और छोटे लोकसभा क्षेत्रों में 54 लाख से बढ़ा के 75 लाख कर दिया गया। यदि हम इस तथ्य को समराइज करें तो आपको ये याद रखना है कि बड़े विधानसभा क्षेत्रों में अधिकतम 40 लाख रुपए, छोटे विधानसभा क्षेत्रों में अधिकतम 28 लाख रुपए खर्च, बड़े लोकसभा क्षेत्रों में अधिकतम 95 लाख रुपए और छोटे लोकसभा क्षेत्रों में अधिकतम 75 लाख रुपए खर्च की अनुमति चुनाव आयोग द्वारा दी गई है। ये आज अतिरिक्त तथ्य इसमें समाहित किया गया। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखिए। दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी प्रश्न कह रहा है कि दिसंबर 2021 में चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया, वो उससे संबंधित जो तथ्य है उसकी जांच करिए। पहला है कि नीति आयोग द्वारा ये जारी किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। ये चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। और अगला है कि बड़े राज्यों में बिहार को नीचे से दूसरा स्थान मिला है, ये भी तथ्य सही है। यहाँ एक तथ्य और शामिल कर लीजिए कि यहाँ पर वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन या वृद्धि के मामले में या सुधार के मामले में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है, यानी कि जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के प्रयास संबंधित जो क्रमिक प्रदर्शन है उसमें उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है बड़े राज्यों में। एक बात और यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक है इसका शीर्षक क्या था, तो इसका शीर्षक है स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। ठीक है, तो कई बार कथन में इस तरह के प्रश्न को शीर्षक जैसे प्रश्नों को भी पूछ लेता है, तो उसको भी कवर कर लेते हैं। तो यानी कि प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर क्या होगा? डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही है दूसरे का। और तीसरा प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह साइकी के अध्ययन के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन लॉन्च किया गया? तो ये साइके मिशन जो लॉन्च किया गया वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। और किसके लिए किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया? तो क्षुद्र ग्रह साइके के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया। यानी प्रश्न संख्या 3 का ए आंसर होगा। अगला चौथा प्रश्न देखिए, विजय हरारे ट्रॉफी 2021-22 के का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जो विजय हरारे ट्रॉफी 2021-22 हुआ, इसकी ट्रॉफी जो है वो हिमाचल प्रदेश ने जीती। कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछ दिया जाता है कि विजय हरारे ट्रॉफी 2021 किस राज्य ने, हिमाचल प्रदेश ने जीती और किसको हराया? तो यहाँ ऑप्शन में तमिलनाडु दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराया। ठीक है, यानी कि एक लाइन में अगर इसको समराइज करें तो विजय हरारे ट्रॉफी 2021-22 जीता हिमाचल प्रदेश ने और हराया तमिलनाडु को। ठीक है, यानी चौथे प्रश्न का सही आंसर विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया? तो संकल्प स्मारक का उद्घाटन अंडमान निकोबार में, यानी कि यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। ठीक है, पांचवें का अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन का निर्माण किया गया है? तो याद रखिएगा कि जापान द्वारा दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन का निर्माण किया गया है। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही होगा छठवें का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पूर्व के प्रश्नों में साहित्य अकादमी से संबंधित जब प्रश्न आया था तो वहां पर हम लोगों ने होलिस्टिक अप्रोच से पूरे माहौल प्रश्नों को देख लिया था। चलिए उनके आधार पर इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेघा मजूमदार ने अपनी पुस्तक ए बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार 2021 जीता, ये हम लोगों ने वहां पहले देख लिया था, यानी ये कथन सत्य है। अगला है, अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को उनके उपन्यास द थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए ये साहित्य अकादमी अंग्रेजी भाषा में मिला पुरस्कार, बिल्कुल सही है दूसरा विकल्प भी। तीसरा दे रहा है कि हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी हिंदी पुरस्कार मिला हिंदी भाषा के क्षेत्र में। तो ये तीनों कथन सत्य हैं, तो यानी यहाँ पर विकल्प डी सही होगा और तीनों के बारे में पूर्व में चर्चा की जा चुकी है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 8वें प्रश्न की तरफ।
प्रश्न संख्या 8 देखिए, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई? तो बिहार में समाज सुधार अभियान शुरू किया गया बाल विवाह और दहेज प्रथा को रोकने के लिए, यानी प्रश्न संख्या 8 का सी आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए, कह रहा है कि SAFF अंडर 19 महिला चैंपियन 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जरा इसकी सत्यता की जांच करिए। इसका आयोजन ढाका में किया गया, ये बिल्कुल सही है, यानी SAFF अंडर 19 महिला चैंपियन 2021 का आयोजन ढाका में हुआ। इसकी विजेता जो रहे वो कौन? बांग्लादेश रहे, और फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को हराया था। ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी कि SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 ढाका बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश ने ये टूर्नामेंट जीता और हराया किसको? फाइनल में भारत को हराया, यानी 9वें का डी सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए, करा हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया? तो यहाँ 10वें का सही आंसर नई दिल्ली हो जाएगा, यानी नई दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया गया। अब यहाँ पर एक नई दिल्ली से संबंधित कुछ अतिरिक्त तथ्य भी जान लीजिए। नई दिल्ली में अभी हाल ही में डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, नई दिल्ली में अभी हाल ही में डार्कथॉन 2022, ठीक है। अब ये किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ये NCB द्वारा आयोजित किया गया, जिसका फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो अभी हाल ही में महाराष्ट्र में काफ़ी प्रचलित था, ठीक है। और इसने डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया, और कब किया? 15 फरवरी को किया। और क्यों किया गया? क्योंकि मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए सुझाव, इस पर चर्चा की जाए कि कैसे हम मादक पदार्थों की तस्करी को रोक सकते हैं। इसके लिए डार्कथॉन 2022 नई दिल्ली में आयोजित किया NCB द्वारा, ठीक है। तो ये एक अतिरिक्त तथ्य भी दिल्ली के साथ जुड़ गया। और प्रश्न संख्या 10 को ध्यान में रखिएगा कि भारत दर्शन पार्क नई दिल्ली, यानी विकल्प ए सही। प्रश्न संख्या 11 देखिए, हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये रिकॉर्ड है मोहम्मद शमी के नाम से, यानी कि विकल्प बी सही होगा। यहाँ पे इन्होंने कम गेंदों में ही 200 विकेट ले लिए टेस्ट क्रिकेट मैच में, मोहम्मद शमी, विकल्प बी सही होगा 11 का। प्रश्न संख्या 12 देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ए सिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया? तो ये ए सिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया, यानी यहाँ पे विकल्प सी सही होगा, ठीक है। ए सिग्मा मैसेजिंग ऐप किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया, विकल्प सी सही होगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, जब चर्चा भारतीय सेना की हो गई तो 26 जनवरी को जब परेड हुई, वहाँ पर राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? शिवांगी सिंह, ठीक है। याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शिवांगी सिंह पहली महिला पायलट बनी जिन्होंने लड़ाकू विमान राफेल उड़ाया, कब? 26 जनवरी को। और यहाँ पर ए सिग्मा मैसेजिंग ऐप भारतीय सेना, यानी 12 का विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो चर्चा करते हैं। पहला है, अनुपम रे को निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर चुना गया है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी अनुपम रे को निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर चुना गया। अगला है, जगदीश कुमार को UGC का अध्यक्ष बनाया गया, ये हम लोगों ने अभी पूर्व में चर्चा की है पिछले प्रैक्टिस सेट में। अगला देखिए, संजय कुमार सिंह को इस्पात मंत्रालय के सचिव के तौर पर चुना गया, ये नया फैक्ट है, याद रखिएगा। संजय कुमार सिंह इस्पात मंत्रालय के सचिव बनाए गए, यहाँ पे विकल्प डी सही होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 14 देखिए, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत 2020 के लिए रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार से नवाजा गया? तो यहाँ सही आंसर होगा दानिश सिद्दीकी को, यानी दानिश सिद्दीकी साहब को, भारत के ये पत्रकार थे, उनको मरणोपरांत 2020 के लिए रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। 14 का विकल्प सी सही होगा यहाँ पे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिए, हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो यहाँ पे बड़े राज्यों में प्रथम स्थान गुजरात ने प्राप्त किया, यानी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में गुजरात ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। जब यहाँ पे सुशासन शब्द की बात आई तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। और ये याद रखिएगा कि ये जो सुशासन सूचकांक 2021 है, इसे इंग्लिश में गुड गवर्नेंस इंडेक्स कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में GGI भी कहते हैं। और ये जो GGI है, यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, ये 10 क्षेत्रों में और 58 संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। कई बार परीक्षाओं में इस तरह के भी प्रश्न को पूछ लिया जाता है। एक बात और याद रखिएगा कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि सुशासन सूचकांक किसके द्वारा, किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है, तो आपका सही जवाब होना चाहिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा, ठीक है। और इसमें पहला स्थान किसको मिला है? गुजरात को मिला है। और अगर आपसे 3 राज्यों को पूछ दे तो पहला स्थान गुजरात को, दूसरा महाराष्ट्र को और तीसरा गोवा को मिला है, ठीक है। और ये 4 श्रेणियों में पुरस्कार बांटा गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने सुशासन सूचकांक 2021 को एक बृहद परिप्रेक्ष्य में देख लिया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? तो द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक संजू वर्मा है, यानी विकल्प यहाँ पर सी सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा।
चूँकि जब कभी भी बड़े नेता के ऊपर कोई पुस्तक लिखी जाती है तो वो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 16 का सी आंसर होगा। प्रश्न संख्या 17 को देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव का आयोजन किया गया? तो आपका सही जवाब होगा गुजरात। गुजरात में नदियों को सम्मानित करने के लिए गुजरात सरकार ने नदी उत्सव का आयोजन किया। और जब गुजरात की बात आई तो आपने पूर्व के प्रैक्टिस सेट में ये पढ़ा है कि गुजरात के हाईकोर्ट ने पहला ऐसा हाईकोर्ट है जिसने न्याय घड़ी अपने यहाँ स्टैब्लिश की है। ठीक है, चूंकि न्याय घड़ी होती क्या है कि इसमें एक LCD लगाया जाता है और जिसमें लंबित और निपटारे किए गए मुकदमों की बारे में सूचना दी गई रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बात याद रखिएगा। और नदी उत्सव गुजरात में मनाया गया। 17 का ए सही है। प्रश्न संख्या 18 देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड दिया गया? ये इसका सही आंसर क्या होगा? विरल देसाई को। यानी विरल देसाई जी एक भारतीय उद्योगपति हैं जिन्हें वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड मिला है। यानी 18 का सी सही होगा, विरल देसाई। प्रश्न संख्या 19 देखिए, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। तो वो कौन सा देश है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के तौर पर शामिल हुए हैं? तो वो सही जवाब होगा मिस्र, यानी विकल्प ए सही होगा। अब यहाँ चर्चा आ गई न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो याद रखिएगा इसको शॉर्ट फॉर्म NDB होता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। और इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था वो 2014 में किया गया था। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो आप इसको संघाई चीन में बताएंगे। ठीक है, और इसके सदस्य के तौर पर अभी मिस्र हाल ही में शामिल हुआ, यानी कि 19 का विकल्प ए सही होगा। 19 प्रश्न संख्या 19 का विकल्प ए सही होगा, मिस्र शामिल हुआ है। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 देखिए, पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा आलिया भट्ट को, यानी कि 20 का सी सही होगा। आलिया भट्ट को बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। और ये पर्सन ऑफ द ईयर 2021 आलिया भट्ट को मिला है, वो किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो पेटा PETA इंडिया द्वारा। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 20 का उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए नए टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है। वो कौन से 2 नए टीके हैं जिनको आपातकालीन मंजूरी मिली है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा? तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा, ए और बी दोनों, यानी कार्बीवैक्स और कोवोवैक्स दोनों टीकों को आपातकालीन मंजूरी दी है स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। ठीक है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कार्बीवैक्स और कोवोवैक्स ये 2 ऐसे नए टीके हैं जिनको आपातकालीन मंजूरी मिली है। और याद रखिएगा कि इसी कोविड-19 से संबंधित एक प्रश्न आपने पूर्व के प्रैक्टिस सेट में पढ़ा है, जिसमें आपने ये पढ़ा है कि भारत वो पहला देश है विश्व का जिसने DNA वैक्सीन लगाने के लिए घोषणा की है। अब ये तो आपने पढ़ा था, अब ये जान लीजिए कि वो जो DNA वैक्सीन है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ZYCOV-D, ZYCOV-D। अब इसका नाम ZY क्यों पड़ा? क्योंकि इसका निर्माण जो है ये जाइडस कैंडिला नामक एक कंपनी है जो अहमदाबाद में है, उसने इसका निर्माण किया है, इसीलिए जाइडस से GY लगा दिया गया, यानी इसका नाम ZYGOV-D रखा गया। और ZY फॉर जाइडस, और इस कंपनी का नाम है जाइडस कैंडिला। ठीक है, तो ये आपको एक अतिरिक्त जानकारी मिली जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? तो ये हम लोगों ने चर्चा किया है, यहाँ सही जवाब होगा डी, यानी 713789 वर्ग किलोमीटर भारत में कुल वनावरण क्षेत्र है। कितना है? 713789 वर्ग किलोमीटर। इसको इंग्लिश में बोलेंगे 713789 किलोमीटर। ठीक है, यानी विकल्प डी सही होगा यहाँ पे। अब यहाँ पर आपने वनावरण संबंधित कुछ चर्चाएं पहले भी सुनी हैं, यहाँ एक नई चर्चा को मैं शामिल करना चाहता हूँ। आपने ये पढ़ा है कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन के राज्य हैं। यदि आपसे ये पूछा जाए कि प्रतिशत के आधार पर बताइए कि सर्वाधिक वन कहाँ पे हैं, तो नंबर 1 पे मिजोरम है जहाँ पे 84.53% है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे नंबर पे मेघालय है। यानी प्रतिशत के आधार पर नंबर 1 पे मिजोरम, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे मेघालय है। वहीं अगर प्रतिशत के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लक्षद्वीप नंबर 1 पे होगा जहाँ पे 90.33 है और दूसरे नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा जहाँ पर 81.75 है। मान लीजिए कि कहीं पे आपको केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिक्सचर करके अगर ऑप्शन में दे दे तो आपका नंबर 1 लक्षद्वीप होगा, दूसरे नंबर पे अंडमान निकोबार होगा, तीसरे नंबर पे मिजोरम हो जाएगा। और यदि राज्य और केंद्र को डिफ्रेंशिएट करके पूछा जाए तो राज्यों में प्रतिशत के आधार पर नंबर 1 पे मिजोरम होगा और केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिशत के आधार पर नंबर 1 पे लक्षद्वीप होगा। ठीक है, तो ये जैसे जैसे प्रश्न आ रहे हैं वैसे वैसे तथ्यों को समाहित कर दिया जा रहा है। वैसे बेसिक जानकारी जितनी भी महत्वपूर्ण हो सकती थी वो उस दिन दे दी गई, लेकिन जो भी अन्य तथ्य भी महत्वपूर्ण हैं उनको धीरे धीरे समाहित करके एक होलिस्टिक अप्रोच में प्रश्नों के माध्यम से कैसे ईजिली हम लोग पूरे करंट अफेयर्स को तैयार कर सकते हैं, ये एक प्रयास चल रहा है। और निश्चित तौर पर आप लोग इस प्रयास में अपने लिए भी अपने स्तर पर भी पूरी तैयारी कर रहे होंगे, यानी कि जो भी वीडियो प्रतिदिन आ रही है उसको आप लोग प्रतिदिन पूरा करते रहिए। अगला प्रश्न संख्या 23 देखिए, हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 को भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर
हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, यानी यहाँ पे विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 देखिए, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा नासा, यानी नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च किया है। ठीक है, यहाँ एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो देखते भी हैं, उसका लाभ भी लेते हैं, लेकिन आप लोग उसको अपने ग्रुप में शेयर कम कर रहे हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। पिछले बार हमने अनुरोध किया था और आपने उसको बिल्कुल बहुत अच्छे से लिया, और इस बार मैं फिर से कह रहा हूँ कि जितनी भी ये वीडियो हैं उनको अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि ऑनलाइन स्टडी ग्रुप का एक व्यापक विस्तार हो सके। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24 का आंसर क्या होगा? बी होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न संख्या 25 की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 25 देखिए, दिया है कि निम्नलिखित में से किस परियोजना द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल में 11,000 करोड़ से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? यानी प्रश्न क्या कह रहा है कि किन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कहाँ किया? हिमाचल प्रदेश में। आइए देखते हैं उन परियोजनाओं को। पहला है रेणुका जी बांध परियोजना, ये हिमाचल प्रदेश में है, ये बिल्कुल सत्य है। और लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये भी हिमाचल प्रदेश में, ये भी ठीक है। सांवरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, ये भी हिमाचल प्रदेश में, और प्रधानमंत्री महोदय द्वारा इसका उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। अब यहाँ पर कुछ अतिरिक्त चीज़ों का जानकारी होना परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला ऑप्शन देखिए, लिखा है रेणुका जी बांध परियोजना। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि रेणुका जी बांध परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, ये तो स्वाभाविक प्रश्न उठता है। तो याद रखिएगा कि ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है और रेणुका जी बांध परियोजना गिरी नदी पर है। किस नदी पर है? गिरी नदी पर है। ठीक है, यानी कि रेणुका जी बांध परियोजना गिरी नदी पर है। और गिरी किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा, चूंकि गिरी नदी पर है और गिरी यमुना की सहायक नदी पर है, इस रेणुका जी बांध परियोजना में 6 राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं और उनका नाम भी मालूम होना जरूरी है। इन 6 राज्यों में दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और राजस्थान है। ठीक है, ये 6 राज्यों के बीच हुआ। विकल्प बी में जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, यह है लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर भी ये प्रश्न उठता है कि लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर है? तो याद रखिएगा ये सतलज नदी पर है और सतलज सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लोहरी स्टेज हाइड्रो पावर सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में। और अगला सी ऑप्शन देखिए, सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है और किस नदी पर है? तो ये पब्बर नदी पर है। ठीक है, याद रखिएगा पब्बर नदी पर है। और पब्बर नदी किसकी सहायक है? तो टोंस की है, और टोंस अंत में जाके यमुना जी में मिल जाती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कुछ और भी अतिरिक्त प्रश्न पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि पब्बर नदी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश, आप बता सकते हैं। गिरी नदी के बारे में पूछ दे, ठीक है, या यही पूछ दे कि गिरी किसकी सहायक नदी है। तो यानी कि प्रश्नों को एक होलिस्टिक फॉर्मेट में जब हम करते हैं तो और भी अन्य तथ्य भी ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपने इस 25 नंबर प्रश्न को एक पूरे विस्तृत तौर पर देख लिया, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही होगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 26 देखिए, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार करे जाएंगे? ये बजट में कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार करने के लिए का ये प्रस्ताव है? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार करने के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। और ये कब तक होगा? ये अगले 3 वर्षों के दौरान होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 26 नंबर का ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं, अगला दिया है 27 नंबर प्रश्न में कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौशल रोजगार निगम पोर्टल हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। और ये भी याद रखिएगा कि हरियाणा है तो चंडीगढ़ में कल्पना चावला स्पेस सेंटर रिसर्च सेंटर का जो उद्घाटन है वो किसने किया है? तो रक्षा मंत्री द्वारा किया गया, राजनाथ सिंह द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बातें याद रखना आपको कि कौशल रोजगार निगम पोर्टल हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया और चंडीगढ़ में कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर है। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखना आपको। 27 का विकल्प बी सही होगा। प्रश्न संख्या 28 देखिए, निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो 28 का आपका आंसर होगा ए, यानी भारत ने जीता है, यानी कि भारत ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बातें आपको जानना जरूरी है। जैसे अंडर 19 एशिया कप 2021 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो आपका जवाब होगा कि अंडर 19 एशिया कप 2021 दुबई में आयोजित हुआ। आपने ये जान लिया कि इस कप को जीता किसने? भारत ने। और ये भी जान लीजिए कि ये 8वीं बार जीता है। और हराया किसको? तो श्रीलंका को हराया। ठीक है, दोनों बातें जानना जरूरी है। और कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है कि इस तरह के मतलब प्रतियोगिता में कितनी टीमों ने भाग लिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा अंडर 19 एशिया कप में 8 टीमों ने भाग लिया था। ठीक है,
इसको ऐसे भी कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि भारत ने 8वीं बार इस कप को जीता और इसमें 8 टीमों ने भाग लिया था, ठीक है। तो यानी यहाँ पे 28 का विकल्प ए सही होगा। प्रश्न संख्या 29 देखिए, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के तौर पर किसको चुना गया है? तो यहाँ पे 29 का विकल्प सी सही होगा। विनय कुमार त्रिपाठी जी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ चुना गया है। यहाँ पे बात रेलवे की हुई तो एक बात और नई और इंटरेस्टिंग बात जान लीजिए कि भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक भारत का पहला केबल से बना रेलवे ब्रिज बनाने का ऐलान किया है, ठीक है। यानी कि भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में, ठीक है, भारत का पहला केबल पर बना रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है। अब आपको ये जानने की उत्सुकता हो गई होगी कि ये जो भारत का पहला केबल से बना रेलवे ब्रिज है ये किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा ये अंजी नदी पर बनाया जा रहा है, ठीक है। आज आप लोगों ने कई नई नदियों का नाम सुना होगा और उनके बारे में भी जाना कि ये कहाँ से संबंधित हैं। तो ये अंजी नदी पर बन रहा है, ठीक है। तो ये कोरिलेट हो गया रेलवे से। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश में द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की गई है? तो यहाँ आपका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया, यानी ए विकल्प सही होगा। ऑस्ट्रेलिया में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की गई है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 31 की तरफ, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया? तो दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन चीन में किया गया। यहाँ पे आपका विकल्प ए सही होगा। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं, 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य पर पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो आपका सही जवाब होगा ए, एप्पल बन गई है। यानी एप्पल जो है वो 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य की कंपनी हो गई है और ये विश्व की पहली कंपनी है जो 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य की हो गई। याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न 33 देखिए, वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसका सही जवाब होगा जर्मनी, यानी कि 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा 2022 में? जर्मनी करेगा। अब यहाँ पे जब G7 की बात आई तो जरा हम लोग इसको और देख लें, ऐसे हम लोग देखते भी रहते हैं। G7 एक अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है, पहली बात तो ये जान लीजिए। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1975 में हुई। अब बात आती है कि G7 है यानी कि इसमें 7 देश होंगे, तो ये भी स्वाभाविक सी बात है कि कौन कौन से देश हैं। तो G7 में फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूके है जिसको यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, जापान है, यूएसए है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, और 7वां देश कनाडा है, ठीक है। यानी फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान और अमेरिका और कनाडा है, ठीक है। याद रखिए कि भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। और अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 33 का आंसर ए सही होगा, जर्मनी। अब देखिए यहाँ प्रश्न संख्या 34 देखिए, प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि जनवरी 2022 में ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा कि ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी नियुक्त हुई हैं अलका मित्तल को, ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। यानी अलका मित्तल जी ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी नियुक्त हुई हैं, यानी 34 का विकल्प बी सही होगा। प्रश्न संख्या 35 देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला कौन सा देश है? तो याद रखिएगा यहाँ पर सिंगापुर है, ठीक है। अब ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में यह बताया गया कि एफडीआई इक्विटी के अंतर्प्रवाह में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश कौन है? सिंगापुर। तो यहाँ पे टॉप 3 देशों के नाम आप जान लीजिए। नंबर 1 पे आपने जान लिया कि शीर्ष निवेश सिंगापुर ने किया, दूसरे नंबर पे अमेरिका है और तीसरे नंबर पे मॉरिशस है, ठीक है, ठीक है। यानी कि एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह में निवेश करने वाला भारत में नंबर 1 पे सिंगापुर, दूसरे नंबर पे अमेरिका, तीसरे नंबर पे मॉरिशस। एक बात और आपको यहाँ जाननी आवश्यक है कि एफडीआई के क्षेत्र में जो ये निवेश हो रहा है, ये निवेश आकर्षित करने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये टॉप 3 क्षेत्र कौन है? तो नंबर 1 पे आप जान लीजिए कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आकर्षण है, दूसरे नंबर पे ऑटोमोबाइल क्षेत्र में और तीसरे नंबर पे सेवा क्षेत्र में, ठीक है। यानी कि इन तीनों क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा एफडीआई आकर्षित होती है। नंबर 1 पे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, दूसरे नंबर पे ऑटोमोबाइल और तीसरे नंबर पे सेवा क्षेत्र। और यहाँ प्रश्न संख्या 35 का सही आंसर क्या होगा? तो बी आंसर होगा सिंगापुर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के एक नए वेरिएंट B.1.640.2 या IHU की पहचान की है? तो इस वेरिएंट का नाम याद रख लीजिएगा और इसकी पहचान किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ सही जवाब आपका होगा फ्रांस के द्वारा, ठीक है। यानी नया वेरिएंट ये जो है B.1.640.2 जो है, इसकी पहचान किसके द्वारा की गई? तो ये फ्रांस के द्वारा की गई, ठीक है। ये याद रखिएगा वेरिएंट का नाम, यानी 36 का आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए 37, निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो आपका सही जवाब होगा केरल हाई कोर्ट देश की पहली अदालत है जो पेपरलेस अदालत बन गई है। याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब यहाँ पे केरल की चर्चा हुई तो एक नया तथ्य भी जोड़ लीजिए केरल के साथ कि केरल के इडुक्की जिले में एक कारवां पार्क बनाया गया है, ठीक है। याद रखिएगा केरल की इडुक्की में एक कारवां पार्क है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। अगला 37 का आंसर क्या होगा? ए। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर, हाल ही में कौन सा राज्य एलपीजी युक्त धुआं से मुक्त होने वाला राज्य हो गया है? तो याद रखिएगा एलपीजी की धुआं से मुक्त होने वाला पहला राज्य जो है वो कौन है? हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। यानी यहाँ पर 38 का
बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। यानी 38 का बी आंसर यानी हिमाचल प्रदेश सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 39 देखिए, वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित सिंधुताई सपकाल का निधन हो गया है। ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इनका संबंध समाज सेवा से था, यानी कि समाजसेवी सिंधुताई सपकाल का हाल ही में निधन हो गया और इन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। यानी 39 का ऑप्शन क्या होगा? बी। और हमने आपको पद्म पुरस्कारों के बारे में कई बार आपसे चर्चा की भी जा चुकी है और आप निश्चित तौर पर उसको याद भी रखे होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 देखिए, 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको याद होना चाहिए कि ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में किया गया, यानी प्रश्न संख्या 40 का सही आंसर डी होगा। और ये आयोजन कब हुआ? तो ये 7 से 8 जनवरी 2022 के बीच में हुआ, ठीक है। अब यहाँ हैदराबाद की चर्चा हो गई तो हैदराबाद से संबंधित कुछ और तथ्य भी जान लीजिए, जैसे कि हैदराबाद में राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। यानी कभी आपसे अगर ये प्रश्न पूछ दे कि राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपका सही उत्तर हैदराबाद होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए, आप ये पढ़ चुके हैं कि अगर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सबसे बड़ा डेटा केंद्र कहाँ बनाया, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब हैदराबाद होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रधानमंत्री महोदय द्वारा स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का कहाँ पे अनावरण किया गया, तो वो किया गया कहाँ पे? हैदराबाद में, ठीक है। और ये पूछा जाए कितने फीट है, तो ये 216 फीट लंबी है, ठीक है। नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी, हैदराबाद। और राज्य पूछा जाएगा तो तेलंगाना मार देंगे आप, ठीक है। यानी प्रश्न संख्या 40 का सही आंसर क्या होगा? डी। यहाँ पर ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्रश्न संख्या 41 देखिए, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो जो 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन है ये कहाँ पे? पुदुचेरी में किया गया, यानी आपका सही आंसर डी होगा। पुदुचेरी में 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 42 देखिए, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो आपका सही जवाब होगा डी, यानी दिल्ली ने, यानी विकल्प डी सही होगा। दिल्ली सरकार ने एक शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक प्रश्न और याद रखिएगा कि हाल ही में अभी रेलवे ने एक नई घोषणा की है, जिसको आप पहले घटनासार पढ़ते समय कर भी चुके हैं, कि किशनगंज दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी खोली जाएगी, ठीक है। और इसके लिए रेलवे इनिशिएटिव ले रहा है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, दिल्ली से संबंधित था तो उसको कोरिलेट कर दिया गया। और दिल्ली सरकार ने शिक्षक विश्वविद्यालय की घोषणा भी की है, यानी 42 का आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 43 देख लीजिए, वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवादी निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा बी, यानी टी.एस. तिरुमूर्ति जी को 2022 में सुरक्षा परिषद की आतंकवादी निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया? टी.एस. तिरुमूर्ति जी को। यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न 44 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 44 देखिए, कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मीनदम मंजपई योजना की शुरुआत की थी? तो यह है तमिलनाडु। आपको याद होगा कि पिछले प्रैक्टिस सेट में जब हम लोग तमिलनाडु की चर्चा किए थे तो वहां पे हमने तमिलनाडु से इस योजना के बारे में कोरिलेट करके आपको बताया था कि मीनदम मंजपई योजना, ये प्लास्टिक के थैले को रिप्लेस करके कपड़े के थैले को उपयोग में लाने के लिए ये योजना चलाई गई है, मीनदम मंजपई योजना, ठीक है। 44 का बी आंसर होगा। आगे चलने से पहले एक और आपको तथ्य तमिलनाडु के बारे में कोरिलेट करा देते हैं कि तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है थूथुकुड़ी। तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है थूथुकुड़ी। यहाँ भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया, ठीक है। यानी कि तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्टैब्लिश किया गया। ये एक अतिरिक्त आज तथ्य को समाहित किया जा रहा है इस प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न संख्या 45 देखिए, जनवरी 2022 में आपात प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया था? तो याद रखिएगा, आपदा प्रबंधन के लिए भारत ने सहयोग संबंध स्टैब्लिश किया किसके साथ? तुर्कमेनिस्तान के साथ, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। 46 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। ये भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय है हैदराबाद में। अब जब हैदराबाद की चर्चा हो गई तो आपको ये मालूम है कि हैदराबाद तेलंगाना में है और तेलंगाना में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है कोया जनजाति। याद रखिएगा, हो सकता है जनजाति से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं यही पूछ दिया जाए कि कोया जनजाति कहाँ पे है, तो तेलंगाना में। और एक ये महोत्सव मनाती है जिसका नाम क्या है? मेदाराम जतारा महोत्सव, ठीक है। मेदाराम जतारा महोत्सव विश्व के दूसरे सबसे बड़े मेले के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये हैदराबाद में। और किस जनजाति के द्वारा? तो कोया जनजाति के द्वारा, ठीक है। यानी ये तेलंगाना की कोया जनजाति के द्वारा मेदाराम जतारा महोत्सव मनाया गया। ये इस प्रश्न के साथ कोरिलेटेड रहेगा। 46 का आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 47 देख लीजिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, पढ़े भारत। यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा
1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत के नाम से शुरू किया गया, यानी 47 का सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 48 देख लीजिए, जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा स्मृति मंधाना, यानी स्मृति मंधाना को 2021 में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का सम्मान मिला है, स्मृति मंधाना, यानी 48 का ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 49 देख लीजिए, प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? तो ये रखा गया है मेरठ में, ठीक है, यानी यहाँ सही जवाब होगा बी। याद रखिएगा कि आजमगढ़ में भी एक विश्वविद्यालय की आधारशिला केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा रखी गई थी, ठीक है, और ये जो आधारशिला आजमगढ़ में रखी गई थी ये सुहेलदेव जी के नाम पर रखी गई है, ठीक है, और जो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय ये मेरठ में है और ये इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री महोदय द्वारा रखी गई। अगला प्रश्न संख्या और आज का अंतिम प्रश्न देखिए, हाल ही में दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? तो आपका सही जवाब होगा प्रीत चंडी, यानी प्रीत चंडी वह पहली अश्वेत महिला है जो दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंची हैं, यानी 50 का सही आंसर ए होगा, प्रीत चंडी। इस प्रकार आज की इस प्रैक्टिस सेट 7 को कंप्लीट कर लिया गया, ठीक है, और चैनल के सपोर्ट के लिए इसको अपने सर्किल में सर्कुलेट करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, और जो ये शिकायत आती है कि नोटिफिकेशन उन्होंने बेल आइकन में ऑल प्रेस नहीं किया है वो ऑल प्रेस कर लें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिले और समय से आप इस सभी वीडियो को कवर करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए प्रयास को जारी